वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण और हमारा बिंदु चल रहा था संधि। संधि में हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि और विसर्ग संधि में हम कुछ वीडियो पहले पढ़ चुके हैं और आज हम विसर्ग संधि को आगे बढ़ाते हुए विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि के कुछ नियमों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं नियम नंबर 9 का। नियम नंबर 9 क्या कहता है, देखिए, यदि विसर्ग से पहले ई या उ इन दोनों में से कोई भी एक हो और विसर्ग का मेल फिर बाद में विसर्ग के आगे र, अर्थात विसर्ग से पहले ई या उ और फिर विसर्ग के आगे र हो, अर्थात विसर्ग का मेल र से हो, तो विसर्ग का लोप होकर प्रथम पद के ई या उ दोनों ही दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। इस परिभाषा को हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो विसर्ग से पहले ई या उ दोनों में से कोई एक हो और फिर विसर्ग के आगे अगर र हो तो फिर इस विसर्ग का लोप हो जाता है और ये जो प्रथम पद के ई या उ है ये दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे और ये जो यह है ये यथावत रहने वाला है। चलिए, और इसे कहते हैं विसर्ग लोप संधि। संस्कृत में इसे विसर्ग लोप संधि कहते हैं, जबकि हमारे हिंदी में कोई केवल नियमों में बांटी हुई है। तो इस नियम के हम उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, निहिधन रोग मूल रूप में है निहिधन रोग। इनकी अगर संधि करनी है तो फिर प्रथम पद का अंतिम वर्ण है विसर्ग। इस विसर्ग को हम बाहर लेते हैं और फिर इधर बचता है न धन ई, ह्रस्व ई है तो इधर नी बच गया और आगे द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है र और इसका स्वर हम बाहर लेकर इधर ओ लिख देते हैं और बचा हुआ ग। नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले ई या उ दोनों में से कोई एक हो, तो यहाँ देखिए ई है ह्रस्व ई और आगे विसर्ग का मेल र से हो रहा है। विसर्ग से पहले ह्रस्व ई है और विसर्ग के बाद में र है, तो फिर विसर्ग का हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोप कर देंगे और ये जो इधर ई है इसको हम दीर्घ कर देंगे। तो यहाँ इस ह्रस्व ई को हमने दीर्घ कर दिया और आगे का र यथावत रहेगा, तो इनको हम यूं का यूं यथावत लिख देते हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ पर हमने स्वर रहित किया था क्योंकि र का योग करना था ना यहाँ पर, तो इसको स्वर बाहर निकाला तो स्वर वापस जोड़ देते हैं, तो ये हो गया रोग और इधर हो गया न धन दीर्घ ई, तो ये हो गया दीर्घ नी और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा निरोग। निहिधन रोग था और हमें प्राप्त हो गया निरोग। अब निरोग का हम संधि विच्छेद करें और संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद और वर्ण विच्छेद से ही हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद को प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, ये हो गया इसका निरोग का संधि ये वर्ण विच्छेद। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो एक पद हमें समझ में आ रहा है, र में अ जुड़ा रो और ग में अ जुड़ा ग पूर्ण हो गया रोग। इस पद को हम बाहर लेते हैं रोग को, तो फिर इधर बचता है नी, दीर्घ नी, न और दीर्घ ई। और आपको पता है ये जो दीर्घ ई है ये किससे बना था, ह्रस्व ई से बना था। दीर्घ ई, ये जो ह्रस्व ई ये दीर्घ ई में बदल गया था, ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदल गया था। तो हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो उल्टी प्रक्रिया अपनाएंगे, इस दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदल देंगे। तो यहाँ ह्रस्व ई में हमने इसको बदल दिया और इधर बचा हुआ रोग। और इस यहाँ देखिए वो परिवर्तन हम निरस्त कर रहे हैं, जो ह्रस्व ई था उसे दीर्घ ई में बदला था, यहाँ दीर्घ ई है, इस परिवर्तन को निरस्त करते हुए ह्रस्व ई में इसे बदल चुके हैं। तो फिर यहाँ पर विसर्ग का हमने लोप किया था, तो इस विसर्ग को भी यहाँ पर वापस लेकर आएंगे। इस विसर्ग को हम क्या करेंगे, आगम कर लेंगे। वो सारे परिवर्तन निरस्त कर रहे हैं। यहाँ हमने परिवर्तन किया था, विसर्ग का लोप कर दिया, यहाँ पर हमने विसर्ग प्रकट कर दिया, विसर्ग का हम यहाँ आगम कर दिया हमने। अब देखिए, ये जो है विसर्ग है प्रथम पद में जुड़ जाएगा और प्रथम पद पूर्ण कर देगा। ये देखिए वापस ह्रस्व नी बन चुका है क्योंकि यहाँ बदलाव करके उस बदलाव को निरस्त करके हमने दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदल लिया है और इधर बचा हुआ रोग। देखिए, जो मूल रूप में था निधन रोग, हमें फिर से निधन रोग प्राप्त हो चुका है। संधि की प्रक्रिया के कारण इसमें बदलाव हो गया था और संधि विच्छेद के कारण संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हमने वो बदलाव निरस्त करते हुए इन दोनों को फिर से मूल रूप में हम ले आए हैं। अब देखते हैं नियम 9 का हम एक और उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण देखिए, दुहुधन राज। अब देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है और विसर्ग हम बाहर लेते हैं तो इधर बचता है द और ह्रस्व उ, दू बचा
और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र मिलेगा हमें। तो र में स्वर जो है इसको हम यहाँ बाहर कर लेते हैं और बचा हुआ ज इधर। अब देखिए ध्यान से देखोगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि विसर्ग से पहले हरस्व उ और फिर विसर्ग का मेल र से हो रहा है। तो फिर विसर्ग का तो हम कर देंगे लोप, और ये जो हरस्व उ है इस हरस्व उ को हम बदल देंगे दीर्घ उ में। तो इधर जो द है इसमें दीर्घ उ जुड़ जाएगा और आगे का पद यथावत रहने वाला है, तो इसे हम यथावत रख देते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। ये जो र है इसके बाद में ये देखो आ है तो इसमें जुड़ जाएगा और फिर से ये राज बन जाएगा। राज का राज ही रहा, इसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ, क्योंकि बदलाव तो इधर विसर्ग में होने वाला था और प्रथम पद के स्वर में होने वाला था। अब देखिए ये बन गया द में दीर्घ उ जुड़ा और दू बन गया और हमें प्राप्त हो गया दूराज। दुहु धन राज था, दुहु राज था और हमें प्राप्त हो गया दूराज। अब देखिए हम दूराज का संधि विच्छेद करें और पहले कर लेते हैं हम वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद से हम प्राप्त करेंगे संधि विच्छेद को। तो देखिए इधर हम देखेंगे ध्यान से तो राज हमें दिखाई दे रहा है, र में आ जुड़ेगा, ज में ए जुड़ेगा। तो इस द्वितीय पद एक पद को हम बाहर ले लेते हैं जो कि द्वितीय पद के रूप में है, ये राज आ गया। तो इधर देखिए बचेगा द और दीर्घ उ, दू बचा। तो ये जो दीर्घ उ है ये बना था हरस्व उ से, तो इस बदलाव को हम निरस्त करेंगे, इस दीर्घ उ को हम हरस्व उ में बदल देंगे और इधर का बचा हुआ राज। और इस विसर्ग का हमने लोप किया था तो यहाँ पर हमें वह परिवर्तन निरस्त करते हुए विसर्ग का आगम करना पड़ेगा और ये विसर्ग इस पद में जुड़ेगा तो यह बन जाएगा दूहु और धन द्वितीय पद है राज। दूहु धन राज फिर से हमें प्राप्त हो चुका है, जैसा मूल रूप में था वैसा ही हमारे पास फिर से मूल रूप में आ चुका है। अब देखते हैं हम इस नियम के कुछ अन्य उदाहरण। नियम नंबर 9 के देखिए नी धन रो का बनेगा नीरोग, नीरस, नीरंध्र, नीरव और दुराज। इन उदाहरणों को आप पूर्ण प्रक्रिया से गुजरते हुए हल करेंगे। अब देखते हैं हम नियम नंबर 10। ये नियम क्या कहता है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये विसर्ग लोप संधि हम पढ़ रहे हैं, संस्कृत में कहते हैं। देखिए इस नियम को हम सरल रूप में करें, सूत्र के रूप में लिखें तो ये जो विसर्ग है विसर्ग से पहले अ है लेकिन विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, लेकिन शर्त क्या है, अ नहीं होना चाहिए, अ नहीं होना चाहिए। अ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए विसर्ग के बाद में, अर्थात दोनों तरफ अ नहीं होना चाहिए। प्रथम पद में तो अ होगा लेकिन द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में अ नहीं होना चाहिए, बाकी अन्य स्वर हो तो फिर हम कर देंगे विसर्ग का लोप और इधर जो भी स्वर आएगा उसे हम यथावत रख देंगे। अब हम देखते हैं नियम 10 के उदाहरण और उदाहरणों के माध्यम से हम नियम 10 को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला उदाहरण देखिए हम अतः धन एव। अब देखिए तो अतः धन एव का हम संधि करें, इनको जोड़ें तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है विसर्ग और इसके बाद में जुड़ा हुआ है अतः, अत जुड़ा हुआ है। ये विसर्ग हम यहाँ बाहर ले चुके हैं तो ये जो है अत। अब देखिए इसमें त का हम स्वर निकालकर यहाँ रख लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी रहे। अब देखिए द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है ए और फिर बचा हुआ वह। अब हमारा नियम कहता है नियम नंबर 10 की विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो। तो देख लीजिए यहाँ पर विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर भिन्न स्वर आ गया है, अन्य स्वर आ गया है, ए आ गया है। तो फिर नियमानुसार हम विसर्ग का कर देंगे लोप। तो ये विसर्ग का हम लोप कर चुके हैं और इधर का वापस ये का यही हम त में अ जोड़ देते हैं। यहाँ पर यहाँ भी अगर ऐसा ही लिखते तो हमें तो पता था कि त के बाद में अ जुड़ा हुआ है तो हमें पता चल जाता है विसर्ग से पहले अ है। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप कर दिया और द्वितीय पद यथावत रहने वाला है तो इसे हम यथावत लिख देते हैं और ए इसमें जोड़कर द्वितीय पद को पूर्ण कर लेंगे और इधर का बचा हुआ अत इधर लिख दिया। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अत एव। अतः धन एव था जो परिवर्तन होकर अत एव हो गया। अब हम करते हैं अत एव का संधि विच्छेद और संधि विच्छेद से पहले हम कर लें वर्ण विच्छेद ताकि हम उस प्रक्रिया से गुजरते हुए उस परिवर्तन को निरस्त कर पाए। इधर देखिए एव हमें दिखाई दे रहा है द्वितीय पद का ए और वह में ए जुड़कर एव बन गया। इधर का बचा हुआ अत ए और त में ए जुड़ा। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो हमने बदलाव किया था इस बदलाव को हम यहाँ पर निरस्त करेंगे। तो यहाँ विसर्ग का हमने लोप कर दिया था तो यहाँ पर हम आगम कर लेते हैं। तो इधर का बचा हुआ फिर इधर लिख देते हैं और इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं।
अब ये विसर्ग प्रथम पद में जोड़कर हम इसे मूल रूप दे रहे हैं, अतः हो गया, और इधर का बचा हुआ एव जैसा मूल रूप में था वैसा हमें फिर से प्राप्त हो चुका है। हम देखते हैं एक और उदाहरण देखें इसका, तो नियम इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। इनके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। अतएव हो गया, ऐसे ही ततएव हो गया, ऐसे यश इच्छा हो जाएगा, यशधन इच्छा हो जाएगा, तो उसका विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्योंकि यश में अंत में अ जुड़ा हुआ है, स हलंत हो जाएगा और आगे ऐसे भिन्न स्वर ई आ जाएगा, इसलिए इनमें क्या होगा, विसर्ग का लोप हम कर देंगे। अब हम देखते हैं नियम नंबर 11, और ये नियम क्या कहता है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। विसर्ग से पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद में क है या फिर प फ हो तो फिर विसर्ग विसर्ग में ही बदलता है। विद्वान लोग इस परिभाषा को कुछ अन्य प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि विसर्ग में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता। भाई जब बदलाव नहीं होता तो उसे संधि नहीं कही जा सकती, क्योंकि संधि को बदलाव को संधि कहते हैं। जब बदलाव नहीं होगा तो उसे संधि नहीं कह सकते। तो हमें यूँ समझना होगा कि ये जो विसर्ग से पहले अ है और बाद में क है या फिर प फ हो तो फिर विसर्ग विसर्ग में ही बदलता है। इसे हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में क है या फिर प फ हो तो फिर ये विसर्ग विसर्ग में ही बदलता है, और ये जो आगे हैं ये यथावत रहेंगे। अब एक इसे ध्यान से समझिए आप, विसर्ग विसर्ग में ही बदल रहा है। देखिए यहाँ भी विसर्ग है और बदलकर विसर्ग ही हुआ है, तो ये हमें बदलाव लगता नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। भाई मेरे सामने ये एक पेन है, ये पेन अभी कॉपी जांचते जांचते मेरा खत्म हो गया। अब मुझे पेन बदलना है, तो इस पेन को मैं फेंकूंगा, इस पेन को मैं यहाँ साइड में कर दूंगा और बिल्कुल ये पेन बदलकर मैं इस पेन को काम में ले लेता हूँ। तो ये पेन मैं बदल चुका हूँ, मगर आपको अब लगेगा कि यार इनके हाथ में तो पहले वाला ही पेन है, बदला ही नहीं है, पेन वो का वही है, लेकिन पेन में बदल चुका हूँ। वह पेन बंद हो गया था और उसकी जगह मैं ये पेन ले चुका हूँ, तो बदलाव लग नहीं रहा है कि बिल्कुल बदलाव हुआ है। ये पेन बंद हो गया था, इस पेन को मैं यहाँ इधर हटाकर ये बदलाव कर चुका हूँ। अब इस पेन को काम में लूँगा तो बदलाव समान रूप में हुआ है, बिल्कुल उसी रूप में बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव हुआ है, विसर्ग विसर्ग में ही बदल रहा है। तो बदलाव हो रहा है इसलिए संधि है। तो इसे पूरी प्रक्रिया के माध्यम से हम समझेंगे, विसर्ग विसर्ग में ही बदलता है, बदलाव होगा तभी संधि कहलाएगा, बाकी तो फिर संयोग का पद कहलाएगा वह। और देखते हैं हम नियम नंबर 11 के उदाहरण। देखिए अंतःधन करण। अब देखिए संधि करने के लिए, संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए जो कि विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में फिर इधर बच जाता है अंत। त में अ जुड़ा हुआ है, आप जानते ही हैं, इसमें जो स्वर है इधर बार कर लिया, और आगे द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है क और आगे बचा हुआ ऋण। हमारा नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क हो, तो देखिए क दिखाई दे रहा है, विसर्ग से पहले अ है और बाद में क दिखाई दे रहा है, तो फिर इस विसर्ग को हम विसर्ग में ही बदलेंगे। अब देखिए बिल्कुल बदलाव लग नहीं रहा है कि ये बदलाव हुआ है, ये तो लगा है कि इसे उठाकर वापस यहाँ रख दिया गया है, बदलाव हुआ ही नहीं है। नहीं भाई बदलाव हुआ है, विसर्ग विसर्ग में बदला है, और इधर का बचा हुआ अंत इधर लिख दिया और आगे का बचा हुआ यूं का यूं लिख दिया। इनमें बदलाव होगा नहीं, बदलाव विसर्ग में होगा, विसर्ग विसर्ग में ही बदलेगा। या एक नज़र में आप ये कह सकते हैं कि विसर्ग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव नहीं होता तो संधि नहीं कहलाती। इसे इधर जोड़ेंगे क को और द्वितीय पद पूर्ण कर देंगे, और इस विसर्ग को हम इधर जोड़ेंगे और प्रथम पद पूर्ण कर देंगे। हमें प्राप्त हो गया फिर से अंतःधन करण, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अंतःकरण। देखिए जैसा था वैसे का वैसा ही प्राप्त हो गया, कोई बदलाव हुआ नहीं है। हमें लग रहा है कि बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन प्रक्रिया के माध्यम से गुजरोगे तो इसमें बदलाव होगा, क्योंकि संधि है। संधि है तो बदलाव जरूर होगा, लेकिन बदलाव समान रूप में हो रहा है, इसलिए हमें लगता नहीं है कि बदलाव हुआ है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसे संस्कृत में कहते हैं प्रकृति भाव संधि, अर्थात विसर्ग की प्रकृति में बदलाव नजर नहीं आता है, बदलाव दिखाई नहीं देता। बदलाव तो हुआ है लेकिन बदलाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि बदलाव समान रूप में हुआ है। अब करते हैं हम अंतःकरण का वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद से हम प्राप्त करेंगे संधि विच्छेद को। देखिए अब इधर देखिए कर्ण हमें दिखाई दे रहा है, क में अ जुड़ा, र में अ जुड़ा, अण में अ जुड़ गया, कर्ण हमें दिखाई दिया, और इधर बचा हुआ है अंत है। अब देखिए अगर आप उस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं गुजरोगे तो ये इसका संधि विच्छेद हो चुका है यहीं पर। लेकिन आपको पता है कि ये जो ये है विसर्ग किससे बना था, ये विसर्ग से ही बना था। इस विसर्ग को हम वापस विसर्ग में बदल रहे हैं, इस मूल विसर्ग में बदलाव कुछ नहीं है।
लेकिन प्रक्रिया पूरी अपनाएंगे। विसर्ग को विसर्ग में बदलेंगे तो इधर बचेगा अंत और इधर का कर्ण। अब ये विसर्ग वापस इसमें जोड़कर हम इसको अंत है बना लेंगे और इधर कर्ण बना लिया, क्योंकि बदलाव हुआ था, विसर्ग विसर्ग में बदला था, तो यहाँ पर भी वापस वही हुआ, विसर्ग को विसर्ग में बदल दिया, तो इसमें कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो परिभाषाओं में कहा जाता है कि परिवर्तन होता ही नहीं है, जो कि गलत है। परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन के बगैर संधि नहीं हो सकती, संधि कहलाएगी नहीं। देखिए हम एक और उदाहरण देखते हैं, रजय धन कण। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है और इधर बचता है फिर रज, जब में अ जुड़ा हुआ है, जो हम समझने के लिए यहाँ पर बाहर निकाला है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है क और इधर बचा हुआ अण। अब देखिए हमारा नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क ख प फ हो, तो फिर विसर्ग विसर्ग में ही बदलता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव नहीं होता तो भाई इसे यूं का यूं हम यहाँ पर लिख देते हैं या बदलकर यहाँ लिख देते हैं, बात एक ही है। इधर का बचा हुआ रज और द्वितीय पद में कोई बदलाव होना नहीं है, तो द्वितीय पद में एक जुड़कर अण पूरा हो जाएगा और ये विसर्ग प्रथम पद में जुड़ेगा और इसका बन जाएगा रजह, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा रजह कण। केवल बीच में से प्लस का चिन्ह, ये धन का चिन्ह यहाँ से हट गया है विसर्ग संधि करते समय। इसमें रजह धन कण में संधि करते समय हमने बीच में से ये प्लस का चिन्ह गायब कर दिया, लेकिन पूरी प्रक्रिया के माध्यम से गुजरोगे तो आपको पता चलेगा कि विसर्ग विसर्ग में बदल रहा है और बदलाव हम कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब संधि नहीं है, संयोग का पद है। अब देखिए रजह कण का हम संधि विच्छेद करें, इससे पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद में हमें यहाँ देखिए कण दिखाई दिया, कण को अलग करते हैं और इधर बचा हुआ रजह है। अब ये जो विसर्ग है विसर्ग से ही बना था, तो इस विसर्ग को हम विसर्ग में वापस बदल लेते हैं, इधर का बचा हुआ रज और इधर का बचा हुआ कण। अब ये विसर्ग प्रथम पद में जुड़ जाएगा और यहाँ आ गया रज है और यहाँ आ गया कण। अब देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर रज है धन कण था, यहाँ पर वैसा का वैसे ही है, यहाँ रज है धन कण। हाँ भाई जैसा यहाँ था हमारी संधि विच्छेद यहीं पर पूर्ण हो गया, ये समझ सकते हैं आप। लेकिन प्रक्रिया से गुजरने के कारण इस विसर्ग का हम यहाँ बदलाव कर रहे हैं, विसर्ग में विसर्ग का बदलाव विसर्ग में कर रहे हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम पूर्ण प्रक्रिया से गुजरेंगे तो हमें बिल्कुल स्पष्टता समझ में आएगा। और देखिए एक और उदाहरण हम देखते हैं, हम अक्सर बोलते हैं मनोकामना, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, कभी नहीं करेगा, क्योंकि हम अशुद्ध बोल रहे हैं। कैसे अशुद्ध है, देखिए इधर है मन है, तो इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण है विसर्ग और इधर बच जाता है मन, न में अ जुड़ा हुआ है, समझने के लिए इसे हम बाहर ले लेते हैं। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है क और क में जुड़ा हुआ स्वर हम बाहर निकालकर इधर आमना लिख लेते हैं। अब देखिए नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो और क ख या प फ हो विसर्ग के बाद में, तो फिर विसर्ग विसर्ग में ही बदलता है, विसर्ग विसर्ग में ही बदलेगा। इधर का बचा हुआ मन इधर लिख देते हैं और आगे कोई बदलाव होगा नहीं, तो इधर का ये क ऐसा कैसे हम लिख देते हैं। ये जो आ है ये क में जुड़ जाएगा और फिर से कामना हो जाएगा, और ये विसर्ग प्रथम पद में जुड़ जाएगा और बन जाएगा मन है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा मन है कामना। हम कहते हैं मनोकामना, गलत बोलते हैं भाई, मन है धन कामना का बन गया मन है कामना। इसमें बदलाव हुआ विसर्ग विसर्ग में ही बदला, या फिर कह सकते हैं कि विसर्ग में कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल बीच में से ये जो धन का चिन्ह है इसे लुप्त कर दिया, गायब कर दिया, इसको हटाकर यूं का यूं जोड़ दिया। अगर बदलाव नहीं है तो फिर ये संयोग का पद कहलाएगा, और बदलाव हो रहा है संधि, ये इसमें संधि में तो बदलाव होता ही है, विसर्ग विसर्ग में ही बदल रहा है, इसलिए हमें लगता है कि विसर्ग में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। अब हम देखते हैं मन है कामना का हम करें संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। इसमें देखिए कामना हमें दिखाई दे रहा है, कामना के बाद में इधर बचता है मन है। अब देखिए परिवर्तन निरस्त करना था, ये विसर्ग इस विसर्ग से बना था, तो इसको इस विसर्ग में हम बदल चुके हैं, अर्थात विसर्ग को विसर्ग में बदल चुके हैं, और इधर का बचा हुआ कामना। ये भी हम यहाँ पर भी इस संधि विच्छेद को खत्म कर सकते हैं कि इसका ये यहाँ पर संधि विच्छेद कर दिया, हमें जैसे यहीं पर मनायधन कामना प्राप्त हो गया, लेकिन वह बदलाव हम समझने के लिए इसे उस प्रक्रिया से गुजार रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, विसर्ग को विसर्ग में बदल रहे हैं। अब ये विसर्ग वापस इस प्रथम पद में जुड़ जाएगा और मन है बन गया, और इधर का बचा हुआ कामना इधर आ गया। हम कहते हैं मनोकामना जो कि अशुद्ध है, आप ध्यान रखेंगे वाक्य या शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, मनोकामना लिखा जाएगा वह गलत होगा, और मन है कामना ही शब्द शुद्ध होता है। अब हम देखते हैं नियम 11 के और उदाहरण, अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण में देखिए आप अंतःपुर
तो अंतः धनपुर था तो प्लस का चिन्ह वैसे ही गायब हो गया। आप यूं भी समझ सकते हैं सरल रूप में, शॉर्ट रूप में। प्रातः काल ये बहुत चर्चित उदाहरण है इसका। अधः पतन, पय पान, मनः कामना, यशः कामना, देखिए अंतःकरण, हृदयकरण, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये नियम नंबर 11 के उदाहरण थे। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न ये आपके सामने प्रदर्शित रहा। देखिए निम्न शब्दों में संधि विच्छेद क्या है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। इन शब्दों में कौन सा संधि विच्छेद है? संधि तो है ही, विसर्ग संधि, लेकिन संधि विच्छेद क्या होगा ये आप बताएंगे। वह क्रम, वह क्रम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रज उद्गम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दुरम्य, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? और पय आदि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इन सब का आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।